कहानी का ये 20वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। शुभिका की महसूस कर रही थी कि जब से कुणाल होटल से लौटा है कुछ बुझा बुझा सा था। शाम को सबके घूमने जाने का प्रोग्राम था। वो पूछना चाहती थी कि उसकी धारा से क्या बात हुई, लेकिन उन्हें कुणाल से अकेले में बात करने का समय ही नहीं मिला। शाम को सब लोग जब घूमने निकले तो धारा भी चुप चुप सी थी और कुणाल भी थोड़ा अलग अलग था। शाम को सबसे पहले वो लोग सुप्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे। वहां पर गणेश जी के भव्य रूप के दर्शन करके सबको लोगों को बहुत अच्छा लगा। कुणाल की मां धारा और भानु के लिए कुछ उपहार लेना चाहती थी, तो वहां से वो लोग एक मॉल चले आए। फिर तो सारा वक्त खाने पीने और शॉपिंग में ही लग गया। भानु बहुत खुश था। उन लोगों के बीच बिल्कुल घर जैसा लग रहा था। मॉल से निकलकर वो लोग डॉक्टर मृदुल, धारा और भानु को होटल छोड़ने चले आए। यहीं पर कुणाल की मां धारा और भानु को उनके उपहार देने लगी। नहीं नहीं, ये आप क्या कर रही हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज इन्हें वापस ले लीजिए। वो संकोच से भर उठी। अरे बाबा, क्यों नहीं चाहिए? मैं कोई पराई थोड़ी हूँ। क्या तुम मेरी बेटी नहीं हो? मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ, कहकर उन्होंने प्यार से उसका गाल छुआ। उनकी आंखें छलक आई। धारा आगे बढ़कर उनके गले लग गई। वाकई वो दोनों महिलाएं बहुत स्नेहमयी थी। कुणाल थोड़ी दूर खड़ा उसका भाव विहित चेहरा ताक रहा था। अगले दिन सुबह जल्दी ही कुणाल भानु को लेकर जुहू बीच चला गया, क्योंकि उसने भानु को समुद्र दिखाने का प्रॉमिस किया था। शाम को तो बहुत भीड़ भाड़ रहती है। भानु जिद करके धारा और डॉक्टर मिथुन को भी अपने साथ ले गया। समुद्र में और उसके किनारे रेत पर भानु ने खूब दौड़ भाग की। धारा वहीं किनारे खड़ी खड़ी देख रही थी कि कुणाल उसका हाथ पकड़कर उसे भी पानी में खींच ले गया। बस यही कुछ समय था कुणाल के पास। धारा के इनकार के बाद वो खुलकर पूछ भी नहीं पाया कि वो क्यों मना कर रही है। वास्तव में उसे बहुत खराब लगा था। वो तो यही डर रहा था कि घर के लोग अनाथ धारा को लेकर पता नहीं क्या प्रतिक्रिया दें। लेकिन सब कुछ ठीक होने पर भी धारा ने ही आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो वहीं खड़ा दोनों भाई बहन को पानी से खेलता देखता रहा। उसमें और धारा में एज गैप है, इसलिए हो सकता है कि धारा ने मना कर दिया हो या फिर किसी और से प्यार करती हो। लेकिन उसने तो ये कहा था कि वो ना तो उससे ही ना ही किसी और से शादी कर सकती है। ऐसा क्या हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भानु की वजह से ऐसा कह रही हो और उसे बताना नहीं चाह रही हो? ओह, जरूर ऐसा ही होगा। और वो कितना मूर्ख है कि इतना भी नहीं समझ पाया। अभी उन लोगों में इतनी इंटीमेसी तो है नहीं कि वो अपनी प्रॉब्लम उसके साथ शेयर करने लगे। हो सकता है थोड़े समय बाद वो और खुल जाए और अपनी भावनाएं जता सके। ठीक है, धारा को कुछ समय तो चाहिए ही। वो भी यही चाहता है कि धारा जो भी निर्णय ले सोच समझ कर ले। एक छोटे से ख्याल ने उसे फिर से प्रसन्नचित्त कर दिया। वो भी भानु के पास पानी में चला गया। डॉक्टर मिदुल ने तो जल्दी ही हार मान ली और वो थक कर एक तरफ बैठ गए। समुद्र की गोद से लाल सूरज निकल रहा था। बहुत ही मन भावन दृश्य था। सब लोग मंत्रमुग्ध होकर लाल लाल बड़ी बिंदी सा सूरज का गोला देख रहे थे। भीड़ बढ़ने लगी थी तो धारा ने भानु से पानी से बाहर आने को कहा। शांत और थोड़े बहुत लोगों की जगह अब सूर्योदय के लिए इकट्ठी भीड़ ने ले ली थी। भानु बाहर निकल आया तो वो लोग वहां से होटल के लिए रवाना हो गए। कुणाल धारा से अकेले में बात करना चाहता था, लेकिन उसको ऐसा अवसर ही नहीं मिल पाया। होटल पहुंचते ही वो नहाकर तैयार होने में लग गई। वो लोग जब स्टेशन पहुंचे तो पता चला कि उनकी ट्रेन 2 ढाई घंटे विलंब से आने वाली थी। होटल से चलने से पहले उन्होंने ऑनलाइन चेक किया था तो ट्रेन केवल 20-25 मिनट लेट दिखा रही थी, लेकिन अब तो काफी लेट हो गई थी। उनके पास इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं था। डॉक्टर मिदुल और उनके दोस्त के साथ एक जगह सामान सहित बिठाकर वो भानु और धारा को लेकर रास्ते के लिए पानी और कुछ खाने पीने का सामान लेने चला गया। धारा उससे हृदय युवक को भानु के लिए ढेर सा सामान खरीदते देख रही थी। पता नहीं कब कुणाल ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और उसे खुद को देखते देख उसने भवें उचकाकर इशारे से पूछा कि क्या हुआ। धारा के सिर हिला देने पर उसके होंठों पर मुस्कान खिल उठी।
धारा ने फौरन चेहरा घुमा लिया। डॉक्टर मितुल ने अपने दोस्त से कहा, आप लोग चले जाओ, बहुत देर हो गई है, कब तक बैठे रहेंगे? अगर ट्रेन और ज़्यादा लेट हो गई तो? डॉक्टर विकास बोले, अरे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली इंसान हूँ। हाँ, कुणाल की समस्या है, इसे देर हो रही होगी। कुणाल उनकी बात सुनकर बोला, नहीं काकू, मैंने हॉस्पिटल फोन कर दिया है, अगर कोई इमरजेंसी होगी तो वो फौरन बुला लेंगे मुझे। भानु भी थक गया था, इसलिए उन दोनों के बीच में आकर बैठ गया। डॉक्टर मिथुल ने धारा को भी बैठने के लिए कहा, तो उसने कहा कि वो बुक स्टॉल से अपने पढ़ने के लिए कुछ मैगजीन्स लेकर अभी आई। उसे अकेला जाते देखकर कुणाल भी उसके साथ हो लिया। धारा ने दो एक मैगजीन्स ली और फिर वापस चली आई। कुणाल उससे बात तो करना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा ना लगे कि वो उसके पीछे ही पड़ गया है, इसलिए वो चुप ही रहा। धारा भी भानु के साथ ही बैठ गई। बस कुणाल ही प्लेटफॉर्म पर इधर उधर टहलता रहा। डॉक्टर विकास उठे और टहलते हुए कुणाल के पास जा खड़े हुए। कुछ कहना नहीं है तुम्हें? उन्होंने धीरे से उससे पूछा। जल्दबाजी में क्या ही कहूँ काको? कुणाल गंभीरता से दूर से धारा को देखते हुए बोला। देख लो बेटा, कहीं देर ना हो जाए। कुणाल बोला, जो डेस्टिनी में होगा वो तो होगा ही, आप ही तो कहते हैं। डॉक्टर विकास बोले, बरखुरदार, डेस्टिनी के चक्कर में इतनी अच्छी लड़की हाथ से निकल जाएगी। कहकर वो खुलकर मुस्कुरा दिए। कुणाल भी हंसने लगा। धारा अपनी मैगजीन्स में झांक रही थी। कुणाल का दिल किया कि उसे दुनिया से छुपाकर ऐसी जगह ले जाए जहां कोई भी परेशानी उसे छू भी नहीं पाए, लेकिन वो क्या करे? बिना धारा के मन को स्पर्श किए वो उसके लिए कुछ कर नहीं सकता। जब तक वो उसे अपना नहीं मानेगी, उससे कोई मदद नहीं लेगी। रघुवीर साहब शाम को लौटे तो पवित्रा जी उन्हें लॉन में ही मिल गई। वो वहीं बैठकर उनका इंतजार कर रही थी। कैसा है अरिजीत? उसे भी यहीं बुला लेती आप? उन्होंने पवित्रा जी से कहा। अभी दिखवाया था तो सो रहा था, मैंने सोचा अच्छा है जितना आराम कर ले। रघुवीर साहब ने उनसे कॉफी के लिए कहा और खुद फ्रेश होने अपने बेडरूम की तरफ चले गए। फ्रेश होने और चेंज करने के बाद उन्हें काफी रिलैक्स फील हुआ। उन्होंने अपने आप से कहा, देखता हूँ अरिजीत क्या पता सोकर उठ गया हो। वो धीमे कदमों से अरिजीत के बेडरूम पर पहुंचे और उसके डोर पर हल्के से नॉक किया। अंदर से किसी तरह की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो उन्होंने डोर को हल्के से धक्का दिया और अंदर चले गए। अरिजीत का बेड खाली था। वो टेरेस पर पड़ी एक चेयर पर अधलेटा शून्य में निहार रहा था। रघुवीर साहब का दिल भर आया। क्या हो गया उनके बेटे को, जिसको देखकर लोग सहज ही प्रभावित हो जाते थे? जिंदगी से भरपूर हंसता खिलखिलाता उनका आकर्षक बेटा कैसे एक मजबूर बेबस इंसान में बदल गया है? उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पवित्रा जी की जिद मानकर वो अपनी बेटी को लगभग खो देंगे। कितने दिन हो गए वो फैक्ट्री की तरफ झांका भी नहीं, यूं ही गुमसुम सा बैठा रहता है। न खाने का होश, न कुछ अच्छा पहनने में रुचि, यूं ही बिखरा बिखरा सा पड़ा रहता है। वो उसके नजदीक गए और उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन अजीत की मुख मुद्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे वो वहां होकर भी वहां नहीं था। रघुवीर साहब बोले, अरिजीत आ जाओ बेटा, नीचे चलते हैं, साथ में कॉफी पियेंगे। बाबा मेरा मन नहीं है कॉफी पीने का, अरिजीत ने टूटे हुए स्वर में कहा। तो रघुवीर साहब बोले, अच्छा तो मत पीना, चलो हमारे साथ बैठ जाना, यहाँ के लिए बैठे हो आप, चलिए मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसने बेमन से जवाब दिया। तो रघुवीर साहब ने पूछा, वैसे रिया कहाँ है? कहकर उन्होंने इधर उधर नजर घुमाई। अरिजीत ने जवाब दिया, पता नहीं बाबा। वो कुर्सी से उठकर धीमे कदमों से वॉशरूम की तरफ चल दिया। रघुवीर साहब दुखी मन से थोड़ी देर वहीं खड़े रहे और फिर बाहर निकल आए। नीचे पहुंचकर वो धम से पवित्रा जी के सामने पड़ी चेयर पर बैठ गए। क्या हुआ? आपका मूड कैसे खराब हुआ? कुछ हुआ है क्या? पवित्रा जी ने उनके चिंतामग्न चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। रिया कहाँ है? उन्होंने पवित्रा जी की बात का जवाब ना देकर पूछ लिया। तो पवित्रा जी बोली, रिया अपने डैड के यहाँ गई है, कई दिनों से कह रही थी। अभी काफी दिन से तो यही है, आज उसकी मॉम की तबीयत भी ठीक नहीं थी तो उन्होंने फोन करके बुलवा लिया। रघुवीर साहब बोले, उससे कही अभी अरिजीत के साथ समय बिताए, अकेले रहकर उसकी मनोदशा खराब हो रही है, कमरे में अकेले ही पड़ा रहता है। कहा तो था, उसकी मॉम से भी बात की थी, पवित्रा जी ने सफाई दी,
लेकिन अब उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो जाना ही पड़ेगा। फोन मिलाइए उनको, मैं बात करता हूँ, वो गुस्से में बोले। अरे अब छोड़िए भी, कितने दिन बाद तो गई है रिया, इतना भी प्रेशराइज मत कीजिए, वो उन्हें समझाते हुए बोली। आपने बहुत ढील दे रखी है उसे। अगर माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो उसका हस्बैंड भी तो डिप्रेशन से जूझ रहा है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए ना। आप फोन मिलाइए, मैं उनकी तबीयत के बारे में पूछूंगा। पवित्र जी को हामी भरनी पड़ी। ओके। तभी विमला कॉफी और स्नैक्स लेकर आई। पवित्र जी फोन मिलाते मिलाते रुक गई। रघुवीर साहब ने विमला से कहा, विमला, अरिजीत को बुला कर ले आओ। रघुवीर साहब के कहने के बावजूद अरिजीत अभी तक नीचे नहीं आया था। जी साहब। विमला चली गई तो पवित्रा जी ने श्वेता जी को फोन मिला लिया। हेलो श्वेता जी, कैसी हैं आप? पवित्रा जी ने अपनी आवाज धीमी रखते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अरिजीत कैसे हैं? सब सही है। रिया बता रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वो रघुवीर साहब के चेहरे पर नजर डालते हुए बोली। हाँ, वो बस यूं ही, तबीयत तो थोड़ी बहुत चलती ही रहती है। उन्होंने बात संभाली। दरअसल मेरा बीबी शूट हो गया था। रियोल से मैंने मना भी किया था कि वो ऐसी कोई परेशानी नहीं है, बिना बात परेशान मत हो, लेकिन वो मानी ही नहीं। वो बोलती गई, कोई नहीं, आप अपना ध्यान रखें। बच्चे पेरेंट्स की तबीयत खराब देखकर घबरा ही जाते हैं। रिया चलती वहां से? पवित्रा जी ने पूछा। जी जी, बस अभी निकली है, आज देर हो गई। इट्स ओके श्वेता जी, लीजिए इनसे बात करिए। कहकर उन्होंने फोन रघुवीर साहब को पकड़ा दिया। 2-3 वाक्यों में उनकी तबीयत का पूछकर रघुवीर साहब ने फोन रख दिया। अरिजीत भी आ गया था। उनका ध्यान अरिजीत की तरफ चला गया। इधर फोन रखने के बाद श्वेता गुस्से से पागल हो गई। रिया ने वाकई हद कर दी थी। आज तो वो घर आई भी नहीं थी। पता नहीं कैसे पवित्रा जी से बात करते हुए उन्होंने बात संभाल ली, वरना क्या होता। ये लड़की क्यों अपना बसा बसाया घर तोड़ने पर तुली हुई है? देश राज साहब वैसे ही आजकल बिजनेस में लॉस झेल रहे हैं। वो तो रघुवीर साहब से मदद मांगने की सोच रहे थे, और ये लड़की सब मटिया मेट करने पर तुली है। उन्होंने रिया को फोन मिला लिया। अभी अगर रिया सामने आ जाती तो वो कस कस कर 2 थप्पड़ जरूर लगाती उसके। रिंग जा रही थी लेकिन रिया ने फोन नहीं उठाया। वो भी गुस्से में आ गई थी और बार बार उसका नंबर डायल करती रही। आखिर 3-4 बार कॉल करने के बाद रिया ने फोन उठा ही लिया। क्या है मॉम, क्या हो गया? उसकी झल्लाही हुई आवाज दूसरी सिरे से सुनाई दी। कहाँ है तू? पवित्र जी का फोन आया था, झूठ बोलकर कहाँ गायब है? वो गुस्से से चिल्लाई। रिया ने फोन कान पर से हटा लिया। क्या आफत आ गई, मैं जरा मॉल तक आई थी, कुछ सामान लेना था। वो रूखी आवाज में बोली। कब तक झूठ बोलती रहेगी, शर्म है कि नहीं? वहां वो लोग परेशान हो रहे हैं और तू इधर झूठ बोल रही है। घर आओ, बताती हूँ तुम्हें। वो गुस्से से तमतमा कर बोली। अब मेरे पास घर आने का समय नहीं है, यहाँ से सीधे जा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम आऊंगी। कहकर उसने फोन काट दिया। व्हाट हैपेंड? विधान ने उसके गुस्से से लाल चेहरे पर से बाल हटाते हुए कहा। डोंट आस्क, आई शुड गो नाउ। चलती हूँ, मेरी मॉम का फोन था, नाराज हो रही है। वो उठने लगी। तो क्या मॉम के पास जाओगी? उसने पूछा। नहीं यार, अब सीधी निकल जाऊंगी, मॉम तो वैसे ही गुस्से में है। विधान बोला। कब से कह रहा हूँ छोड़ दो सबको, चलो चलते हैं यहाँ से। विधान ने उसका हाथ थाम लिया। सोच रही हूँ मैं भी, सारी जिंदगी इस तरह से घुट घुट कर नहीं रह सकती मैं, वो बोली। तो विधान बोला, काश तुमने इतनी जल्दी शादी नहीं की होती। मैं तो मम्मी से तुम्हारे लिए बात करने चला था कि मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी तय हो गई है। मेरा ही दिमाग खराब हुआ था जो जल्दबाजी में शादी कर ली। वो गहरे सांस लेकर बोली। यस, दैट वॉज ए हैस्टी डिसीजन। उसने अपने हाथ से उसका हाथ दबाया। दोनों हाथों में हाथ डाले बाहर निकल आए। रिया अपनी कार की तरफ आई तो तभी गेट पर आई कार में से विधान के मम्मी पापा को उतरते देख स्तब्ध रह गई। विधान की मम्मी और पापा कड़ी नजरों से उन दोनों को घूर रहे थे। उनकी नजरों का सामना करते ही दोनों के एक दूसरे के हाथों में गुथे हाथ अलग हो गए। रिया बोली, विधान में चलती हूँ। रिया ने उसके पेरेंट्स का अभिवादन किया लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो विधान की तरफ मुड़ी और उसको बोलकर अपनी कार में बैठकर वहां से निकलने लगी तो विधान बोला, रिया रुको, अभी मैं भी चलता हूँ। वो कार की तरफ बढ़ा तो उसके पापा ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? हमें बात करनी है तुमसे। विधान बोला।
पापा मैं बस अभी आया, आप अंदर बैठिए। वो बोलता हुआ रिया की कार की तरफ बढ़ा, लेकिन उसकी मम्मी ने उसे हाथ पकड़कर रोक लिया। अपने पापा की बात सुनो पहले। उनके तेवर बिगड़े हुए थे। विधान को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ का हाथ झटका और गेट से निकलती रिया की कार की तरफ देखा, फिर तेज कदमों से फार्म हाउस के कमरे की तरफ मुड़ गया। देख रहे हैं इसके तेवर। अपनी हरकतों पर शर्मिंदा होने के बजाय हमें ही नखरे दिखा रहा है। विधान की मम्मी का गुस्सा और बढ़ गया। विधान के पापा बोले, अभी इसके सारे नखरे झाड़ दूंगा। अभी तक हर तरह की सुख सुविधा में बैठे हैं, इसलिए मस्ती सूझ रही है जनाब को। मैं बहुत मेहनत के बाद यहाँ तक पहुंचा हूं, इसे सब बर्बाद करने नहीं दूंगा। सुनिए, आराम से बात करिएगा। जवान लड़का है, जवानी के जोश में कोई गलत कदम उठा लिया तो? इससे ज्यादा क्या गलत कदम उठाएगा? किसी शादीशुदा लड़की के साथ घूम रहे हैं जनाब। वो गुस्से से खोल रहे थे। वो लड़की भी कैसी बेगैरत है। शादी से पहले माँ बेटी दोनों डोरे डालती रही, और अब अपनी शादी के बाद भी इसे पता नहीं विधान से क्या चाहिए। इसकी माँ तो इतनी बातें मार रही थी कि इतने बड़े घराने में इसकी शादी की है, महल जैसा घर है, और पता नहीं कितने अमीर हैं, इकलौता लड़का है। अभी मुश्किल से 2 ढाई साल हुए होंगे। बातें करते करते वो कमरे के डोर तक आ पहुंचे थे, जहां विधान बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। क्या हुआ? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं आप दोनों? ऐसी क्या जरूरी बात करनी थी आपको? वो उन लोगों पर नजर पड़ते ही गुस्से से बोला। विधान, उसकी मम्मी ने चेतावनी पूर्ण स्वर में उसे टोका। क्या कर रहे थे तुम दोनों यहाँ? रिया क्यों आई थी? विधान के पापा ने सख्त आवाज में कहा। तो विधान बोला, वो मेरी दोस्त है, क्या मिलने भी नहीं आ सकती? उसने उद्धमता से पूछ दिया। विधान, दिमाग तो सही है तुम्हारा, कैसे बात कर रहे हो? उसकी मम्मी तीखे स्वर में बोली। तो विधान बोला, आप लोग भी तो कैसे कर रहे हो? कितना ऑकवर्ड लगा होगा रिया को। बच्चों की तरह आप मेरी जासूसी कर रहे हैं। और तुम क्या कर रहे हो? अपना काम छोड़कर लड़कियों के पीछे घूम रहे हो? उसके पापा ने सख्त होकर कहा। विधान सफाई देते हुए बोला, पापा मैं कोई लड़कियों के पीछे नहीं घूम रहा हूँ। रिया मेरी दोस्त है, आप भी जानते हैं, बचपन में साथ पढ़े हैं। ऐसा क्या हो गया जो आप लोगों को इतना बुरा लग रहा है? उसके पापा गुस्से में भड़क गए। शट अप, बहुत हो गया। ना अब तुम बच्चे हो ना रिया, अपने काम पर ध्यान दो। जिंदगी भर मैं ही तुम्हें पालता नहीं रहूंगा। जितनी तुम्हें सुख सुविधा दे रहे हैं उतने ही हाथ से निकलते जा रहे हो। वो बुरी तरह से चिढ़ गए। विधान ने खिसियाकर अपनी माँ की तरफ देखा। वहीं थी जिन्होंने उसकी अच्छी खासी नौकरी छुड़वाकर उसे भारत आने पर मजबूर कर दिया था। उसने कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले, लेकिन होंठ भींच कर तेजी से बाहर निकल गया। जब तक वो लोग उसके पीछे आते वो कार स्टार्ट कर बाहर निकल गया। इसके लिए कोई ढंग की लड़की ढूंढो, वरना उस लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा ये। विधान के पापा ने गंभीर होकर अपनी पत्नी से कहा। आप भी जरा अपने पास बिठाकर समझाइए इसे। मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या करना चाहता है। वो भी बहुत परेशान थी। इधर धारा ने कोलकाता विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया था। हालांकि भानु को छोड़कर जाने का उसका बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन भानु ने ही उसे जोर देकर एडमिशन लेने पर विवश कर दिया। वहीं हॉस्टल में उसके रहने का प्रबंध कर दिया गया था। डॉक्टर मिदुल ने उन्हें अपना कहा ही नहीं था, बल्कि अपना बना लिया था, और अपने बच्चों की तरह ही उनकी परवरिश कर रहे थे। बेचारा कुणाल कोशिश ही करता रह गया कि धारा मुंबई चली आए, लेकिन धारा अपने घर से इतनी दूर जाना नहीं चाहती थी। इतने अरसे में उसकी कोशिश से धारा से उसकी बातचीत तो काफी होने लगी थी, लेकिन धारा की किसी बात से भी उसे ये एहसास नहीं हुआ कि वो उसकी तरफ किसी और भाव से देखती है। वैसे भी वो ऐसा युवक नहीं था कि किसी लड़की के ना चाहने पर भी जबरदस्ती उसके पीछे पड़ जाए। धारा का मन समझने के बाद ही वो उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। उसके काकू काकी और माँ उस पर लगातार दबाव डाल रहे थे कि वो धारा से साफ साफ बातें कर जीवन में आगे बढ़ जाए। धारा क्या चाहती थी ये उसे खुद भी समझ में नहीं आता था। पवित्र जी की बातों ने उसके दिल को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई थी। अरिजीत उसके मन में तो बसा था, लेकिन उसका नाम भी कभी उसके होठों पर नहीं आता था। कुणाल के लिए उसके दिल में गहरी रिस्पेक्ट थी, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं था।
चाहकर भी वो उसे उस रूप में नहीं देख पाती थी, और उसे पता था कि अगर उसने कुणाल से विवाह की हामी भर भी दी तो ना तो कुणाल सुखी रह पाएगा ना वो। डॉक्टर मितुल के कई बार पूछने और समझाने पर भी उसने अपना मुंह खोलकर ये नहीं कहा कि वो कुणाल के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाने को तैयार है। एक दिन डॉक्टर मितुल उसे समझा रहे थे तो धारा बोली, दादा, मैं शादी नहीं करूंगी, किसी से भी नहीं, आप ये सब बातें छोड़ दीजिए। उसका निश्चित दर्द था, लेकिन बेटी ऐसी जिंदगी कैसे कटेगी, किसी का साथ तो चाहिए ही। क्यों, आप और भानु है तो, और मुझे कोई नहीं चाहिए। लेकिन मैं हमेशा थोड़े बैठे रहूंगा, भानु भी अपनी नौकरी करेगा, उसकी शादी होगी, बीवी बच्चे होंगे फिर। उन्होंने उसका झुका हुआ चेहरा देखकर कहा, ऐसी बातें मत क्या करिए, आप हमें छोड़कर कहाँ जाएंगे। उसने मुंह फुलाकर कहा, लो सुनो इस लड़की की बात। वो खिलखिलाकर हंस दिए, चाहकर भी क्या, मैं हमेशा तुम लोग के साथ रह सकता हूँ, मेरे चाहने से क्या होगा, आए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। वो गंभीर हो गए। छोड़िए, मैं आपके लिए बड़ी सी चाय बना कर लाती हूँ, वरना आप ऐसे ही फिजूल बातें करते रहेंगे, कहकर वो उठ गई। डॉक्टर मितुल भी गहरी सांस लेकर चुप हो गए। इन बच्चों को बेसहारा छोड़ने का उनका भी दिल नहीं करता था। वैसे तो उन्होंने उनके फ्यूचर के लिए काफी कुछ इंतजाम कर दिया था, लेकिन अपने रहते वो धारा को सुखी देखना चाहते थे। भानु भी अब इतना छोटा नहीं था, समझदार हो गया था। इन दिनों डॉक्टर मितुल की तबीयत कई बार खराब हो चुकी थी, इसीलिए वो उनके पास रहना चाहता था। इधर अरिजीत की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। ऐसा लगता था कि उसे किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। खाना पीना तो दूर, वो अपने आप से भी बेखबर होता जा रहा था। रघुवीर साहब और पवित्रा जी उसे देखकर दुखी होते रहते थे। डॉक्टर की हिदायतों और ट्रीटमेंट को फॉलो करने के बावजूद अरिजीत को देखकर यह लगता था जैसे उसकी जीने की इच्छा ही मर चुकी है। घंटों वो बैठा बैठा शून्य में निहारता रहता। वो लोग उसे अपने साथ रखने के लिए नीचे ले आते, लेकिन वहां भी वो किसी से बात नहीं करता था। बार बार पूछने पर हाँ हूं में जवाब देकर वो फिर उसी दशा में पहुंच जाता। कई बार उन्होंने रिया को उसका ध्यान न रखने पर डांटा था, लेकिन रिया अपने बेडरूम से बाहर तो थोड़ा बहुत उसका ध्यान रखती भी थी, लेकिन अपने कमरे में घुसते ही वो उससे पूरी तरह बेजार हो जाती थी। कुछ तो विधान का साथ और उसका प्यार उसके सिर चढ़ने लगा था, और कुछ अरिजीत की बेतरतीब दशा उसको अरिजीत से दूर ले जा रही थी। पवित्रा जी और रघुवीर साहब भी उसे अकेले बाहर भेजने में डरने लगे थे। निराशा अरिजीत पर इतनी हावी हो चुकी थी कि वो अपनी दवाई भी ठीक से नहीं ले रहा था। रिया को कई बार उस पर तरस भी आता था, लेकिन वो उसके लिए इतना बेगाना बन चुका था कि उसकी तरफ सही से देखता भी नहीं था। दूसरी तरफ विधान ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो चुपचाप जर्मनी जाने की तैयारियों में लगा है। जैसे ही उसकी नौकरी और सब चीजें सेटल होती है, वो उसे लेकर जर्मनी चला जाएगा, जिससे उन दोनों को कोई अलग ना कर सके। आज काफी अच्छा दिन था, मौसम बहुत ही खुशगवार था। ठंडी हवाओं ने दिन सुहावना बना दिया था। धूप भी थी, लेकिन हल्की हल्की धूप बहुत अच्छी लग रही थी। मैडम, कोई मिलने आया है। श्वेता पीछे वाले लॉन में बैठकर फोन पर अपनी किसी फ्रेंड से बातें कर रही थी कि मैड ने आकर बताया। कौन है? उन्होंने फोन पर हाथ रखकर इशारे से पूछा। जी, कोई लेडी है, मैं पहचानती नहीं हूँ। ओके, मैं आती हूँ, बिठाओ उन्हें, उन्होंने कहा और मेड के जाने का इंतजार करने लगी। सुन, कोई आ गया है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके। उन्होंने फोन काट दिया और अपने बाल संवारती हुई लिविंग रूम की तरफ बढ़ गई। आप? मिसेस खन्ना? सोफे पर बैठी महिला को देखकर उन्हें बेहद आश्चर्य हुआ। विधान की नकचड़ी माँ यहाँ क्या कर रही है? विधान की मम्मी के चेहरे पर भी कोई खास अच्छे एक्सप्रेशन नहीं थे। उन्होंने श्वेता को आते देखा तो उठकर खड़ी हो गई। आप और हमारे घर, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई हमारी? श्वेता ने मन ही मन खुश होते हुए रूखे स्वर में पूछा। फॉर गॉड सेक, इतनी अनजान मत बनो श्वेता, तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उन्होंने गुस्से से कहा। क्या कर रही हूं मैं? श्वेता जी चौंक कर बोली। आपसे तो मिले हुए भी पता नहीं कितना समय बीत गया। मैंने क्या किया? मिसेज खन्ना तेज स्वर में बोली। अपनी बेटी को संभालो, रिया को समझाओ, ऐसी हरकतों में कुछ नहीं रखा है, वो बाद में बहुत पछताएगी।
मिसेस खन्ना, आप क्या कहना चाहती हैं? साफ साफ बताएंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो झुंझला पड़ी। मिसेस खन्ना उनके चेहरे को गौर से देखते हुए गुस्से में तमतमाकर बोली, समझ नहीं आ रहा है, ये समझना नहीं चाहती। तुम ही बढ़ावा दे रही हो उसे। अपनी बेटी को समझाओ। मेरी ठोकर खाम खा मेरे बेटे के पीछे पड़ गई है। क्या बकवास कर रही हो? श्वेता का मुंह काला पड़ गया। पीछे में ट्रे में पानी लिए हुए खड़ी थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि उसने सब कुछ सुन लिया। तुम जाओ यहाँ से। उन्होंने कड़ी नजर से मेढ़ को घूरा। उसने सिर झुकाकर सहमति जताई। उसको भी पता था कि अब पानी वानी देने की जरूरत नहीं है, इसलिए ट्रे हाथ में ही पकड़े वो वापस चली गई। मैड के जाते ही श्वेता बोली, हाँ आप बताइए, क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं बकवास कर रही हूँ? सारे शहर को पता है तुम ऐसे बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। वो भड़क उठी। तो श्वेता बोली, मेरी बेटी आपकी बेटी की दोस्त है, बस और कुछ नहीं। दोस्त? माय फुट। तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के पीछे पड़ गई है, उसके साथ अकेले फार्म हाउस तक पहुंच गई। दोनों को घंटों तक फार्म हाउस में समय बिताते मैंने खुद पकड़ा था। श्वेता गुस्से में बोली, हाउ डेयर यू। मेरी बेटी पर बिना बात कीचड़ उछालने में शर्म नहीं आती तुम्हें? उसे किस बात की कमी है जो वो तुम्हारे बेटे के पीछे घूमेगी? इतना अच्छा हस्बैंड है उसका, इतने अच्छे परिवार की बहू है। वो ये सुनकर बौखला गई थी। मिसेज खन्ना धम से सोफे पर बैठ गई। देखो श्वेता, मैं तुमसे झगड़ा करने नहीं आई हूँ। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। विधान हमारी बात नहीं मान रहा है। वो बिल्कुल पागल हो गया है। प्लीज तुम रिया को समझाओ। मैं पहले ही उसे विधान के साथ नहीं देखना चाहती थी, और अब तो वो शादीशुदा है। और मैं एक बार को मान भी जाऊं तो ये नहीं मानेंगे। वो विधान को घर से निकाल देंगे। प्लीज समझो बात को। वो उसके नजदीक आकर बैठ गई। श्वेता, मेरा घर उजड़ेगा तो तुम्हारा भी घर नहीं बच पाएगा। मिसेस खन्ना श्वेता को हैरान परेशान सा छोड़कर चली गई। इधर मून पैलेस में रिया हालांकि उखड़ी उखड़ी रहती थी, लेकिन मुक्ता उसकी इतनी परवाह नहीं करती थी। उसका जब मन करता किचन में घुसकर कुछ न कुछ ट्राई करती रहती थी, और विमला और नीतू के मना करने के बाद भी कुछ छोटी छोटी डिशेस बनाने की कोशिश करती। अलबत्ता अरिजीत को उसके खोल से निकालने की उसकी तमाम कोशिशें व्यर्थ सिद्ध हो रही थी। वह अपने कुकिंग एक्सपेरिमेंट्स उसके सिर पर डाल देती, जबरदस्ती उसे टेस्ट करने पर मजबूर करती, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वैसे ही गुमसुम और अपने में ही खोया हुआ हो जाता। श्वेता तो जैसे आजकल कांटों पर सो रही थी। विधान की मम्मी की बातों ने उनकी नींद उड़ा दी थी। वो रिया से सारी बातें क्लियर करना चाहती थी, लेकिन फोन पर इतनी बात होना संभव नहीं था, और फिर किसी और के कानों में पड़ जाती तो बिना बात ही बात बढ़ जाती। हर चीज अपनी बहन से डिस्कस करने वाली श्वेता ने यह बात अपनी बहन शालिनी तो क्या, अपने हस्बैंड से भी छुपा ली थी। वो रिया को डांट फटकार कर सही तरीके से समझाना चाहती थी। मून पैलेस में सबके सामने बात नहीं हो सकती थी, इसलिए उन्होंने बहाने से उसे घर पर बुला लिया। रिया तो इसी मौके का इंतजार कर रही थी जब वो मून पैलेस से बाहर निकल सके और किसी बहाने से विधान से मिल सके। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि उसके घर पहुंचते ही उसकी बिफरी हुई मॉम उसके ऊपर टूट पड़ेंगी। रिया, तुम हमें चैन से जीने दोगी या नहीं? उसे अपने बेडरूम में ले जाकर वो बहुत गुस्से में बोली। क्या हुआ मॉम? आप ऐसे क्यों कह रही हो? अब मैंने क्या कर दिया? वो हैरान रह गई अपनी मॉम की बात सुनकर। क्या चक्कर है तुम्हारा ये विधान के साथ? मना किया था तुम्हें उससे मिलने को। वो चिल्लाई तो रिया बोली, क्यों क्यों नहीं मिल सकती मैं विधान से? विधान से मिलने में क्या प्रॉब्लम है आपको? वो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हुई। मन तो कर रहा है कि कस के एक थप्पड़ मारूं तुम्हारे गाल पर। हमारे बेइंतहा लाड़ प्यार का फायदा उठा रही हो तुम। अच्छी खासी शादी हो गई, अब तो तमीज से रहो। वो और उत्तेजित हो गई। बहुत अच्छी शादी करा दी आपने, बहुत सुख में रह रही हूं मैं। वो अतिरिक्त स्वर में बोली, क्यों, क्या कमी है? इतना अच्छा परिवार है, इकलौती बहू हो, महल जैसा घर है, अच्छा खासा पति है, हर बात की आज़ादी है, और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ क्यों नहीं, आपके हिसाब से तो मैं स्वर्ग में रह रही हूँ। क्या करूँ इतने लंबे चौड़े घर का? अरिजीत ठीक से दिखता तक नहीं है मुझे। वो भी फट पड़ी थी। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है क्या? श्वेता ने स्वर दबाकर कहा। तुम चाहो तो अरिजीत को प्यार से अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हो। रिया गुस्से से बोली,
जिसे मेरी परवाह ही नहीं उसे मैं कैसे आकर्षित कर सकती हूँ? वो गुस्से से बोली। तो अगर पति को आकर्षित नहीं कर सकती तो क्या दूसरों को करोगी? उन्होंने तीखे स्वर में कहा। रिया बेशर्मी की हद पार करके बोली। हाँ तो क्या हुआ? रिया, श्वेता का स्वर ना चाहते हुए भी ऊंचा हो गया। तुम उसकी बीवी हो, मत भूलो कि तुमने उसे खुद से पसंद किया था। हमने कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की थी। रिया झल्लाकर बोली। मॉम, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं यहीं रहूंगी। श्वेता गुस्से में बोली। सोचना भी मत, डैड को पता चला तो बहुत बुरी तरह पेश आएंगे। ऐसी बातें सोचो भी मत। अभी वैसे भी उनका बिजनेस कुछ डावाडोल चल रहा है, वो अपने ही कामों में उलझे हैं। तुम बिना बात उनकी परेशानियां और मत बढ़ाओ, समझी? और मेरी परेशानियों का क्या? उसे तो कोई समझना ही नहीं चाहता। किसी को परवाह नहीं है कि मैं खुश हूं या नहीं। सबको बस अपनी अपनी पड़ी है। रिया चिल्लाकर बोली। श्वेता उसे समझाते हुए बोली। रिया, समझने की कोशिश करो। शादी कोई मनचाहा खेल नहीं है, तुम्हारी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और आज के बाद विधान से मिलने का ना सुनो, मैं समझ गई। रिया बोली। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आपके इशारों पर नाचती रहूंगी। विधान मेरा दोस्त है और उससे मिलना मुझे अच्छा लगता है, मैं उससे जरूर मिलूंगी। कम से कम कुछ तो घुटन कम हो जाती है उससे मिलकर। कहकर वो बाहर निकलने लगी। श्वेता गुस्से में बोली। रिया, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, क्यों अपने आप को बर्बाद करने पर तुली हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया और बिना बोले जाने लगी। रिया, रुको, कहाँ जा रही हो? दिमाग तो सही है तुम्हारा, क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर तुली हो? वो बहुत गुस्से में आ गई। रिया गुस्से में बोली। मेरा पैर घायल हो तो आप मत आइएगा दवा लगाने। जिसे देखो मुझे ही ज्ञान देता रहता है। आपने मेरी शादी कर दी, अब दखल देना बंद करिए। मैं खुद देख लूंगी कि मुझे क्या करना है। श्वेता गहरी सांस भरकर अपने आप को शांत करके बोली। रिया, मैंने अभी तक तुम्हारे डैड से कुछ नहीं कहा है। अगर उन्हें पता चला तो बहुत बुरा होगा। बता दीजिए डैड को, वो बिफर कर बोली। जिसे बताना है उसे बता दीजिए। अब मेरा जो मन करेगा वो करूंगी। रुक जाओ रिया, उसकी मॉम ने उसे रोकना चाहा। छोड़ दीजिए मुझे, मैं जा रही हूँ। वो गुस्से में अपना हाथ छुड़ाकर बाहर निकल आई। वो अपने डेट का सामना नहीं करना चाहती थी। इस समय उसे किसी की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। कोई अरिजीत से ये क्यों नहीं कहता कि उसे अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए? जिसे देखो उसे ही उपदेश देने लगता है। क्या उसे खुश रहने का अधिकार नहीं है? अभी क्या उसकी उम्र है कि वो किसी की तीमारदारी करती फिरे? इधर धारा का फोन बजा तो क्लास अटेंड कर रही थी। फोन वाइब्रेशन मोड पर लगा था और वाइब्रेशन होने पर जब उसने स्क्रीन पर नजर डाली तभी उसकी प्रोफेसर नीलिमा कुछ बोलने लगी। तो उसने फोन वापस पॉकेट में सरका दिया और उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। लेकिन उसका अभी भी फोन वाइब्रेट कर रहा था। उसने अपना बैग उठाया और पीछे की तरफ से होती हुई बाहर निकल आई। गोस्वामी दादा का फोन था। उसने फौरन फोन मिलाया। गोस्वामी दादा को पता था कि इस समय वो अपनी क्लास में होती है, फिर कोई ज़रूरी बात के बिना वो फ़ोन नहीं कर सकते। उसने गोस्वामी दादा को फ़ोन मिलाया लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसने फिर घर के लैंडलाइन फ़ोन पर नंबर मिला लिया। फ़ोन लगातार बज रहा था लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। वो अब घबराने लगी। उसने जल्दी से डॉक्टर मिदुल को फ़ोन लगा लिया। 2-4 बार रिंग जाते ही फ़ोन उठ गया। फ़ोन पर गोस्वामी दादा ही थे। दादा, दादा का फ़ोन आपके पास क्या कर रहा है? उनके हेलो बोलते ही धारा ने अचरज से पूछा। वो थोड़ा इधर हॉस्पिटल आए थे, डॉक्टर मिदुल की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। गोस्वामी दादा ने लड़खड़ाते स्वर में कहा। क्या हुआ? कैसे तबीयत खराब हो गई उनकी? दादा आप कैसे हैं? गोस्वामी दादा बोलो ना। वो उनकी तबीयत का सुनते ही घबरा गई। उनको बहुत अच्छी तरह जानती थी। थोड़ी बहुत तबीयत खराब होने की तो वो परवाह ही नहीं करते थे। ज़्यादा कुछ नहीं, दादा को थोड़ा ठीक सा नहीं महसूस हो रहा था तो चेकअप के लिए हॉस्पिटल लाए हैं। डॉक्टर ने 2-3 टेस्ट करवाने को बोला है, तुम परेशान मत हो। वो टूटी फूटी आवाज़ में रुक रुक कर बोल रहे थे। दादा आप कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक ठीक बताइए क्या हुआ है दादा को? मुझसे छुपाइए मत प्लीज़ दादा, क्या हुआ है दादा को? वो बेहद परेशान हो उठी। उन्हें हार्ट अटैक आया है। मुंह को दबाते दबाते भी उनके मुंह से सिसकी निकल आई। तुम्हें बताने को मना कर रहे थे, कह रहे थे बिना वजह परेशान हो जाएगी। वो दबे स्वर में बोले।
मैं आ रही हूँ, अभी मैं यहाँ से चल रही हूँ, आप मुझे फ़ोन करते रहिएगा। उसने अपने मन को मजबूत करके कहा और फ़ोन काट दिया। गोस्वामी दादा ने फ़ोन रखकर भीगी आंखों से डॉक्टर मृदुल के रूम की तरफ देखा। अकेले उनका मन बहुत घबरा रहा था। आज सुबह तक तो सब कुछ ठीक था। भानु स्कूल चला गया और जानकी किचन में काम कर रही थी। डॉक्टर मृदुल पूजा करके बाहर आए और डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। गोस्वामी दादा भी पास में ही चेयर पर बैठे थे कि नाश्ते के दौरान कॉफी पीते पीते डॉक्टर मृदुल का चेहरा अचानक पसीने से भीग गया। उन्होंने अपना हाथ सीने पर रखा और दर्द से दोहरे हो गए। क्या हो गया? गोस्वामी दादा ने घबराकर पूछा, लेकिन डॉक्टर मृदुल के होंठ कांप कर रह गए। वो कोई जवाब नहीं दे पाए। गोस्वामी दादा ने चीख कर जानकी को बुलाया और खुद भागकर उनके रूम से उनकी दवाइयों का डिब्बा निकाल लाए। धारा उन्हें डॉक्टर मृदुल की सारी दवाइयों के बारे में समझा कर गई थी। उन्होंने एक एसओएस टेबलेट निकाली और डॉक्टर मृदुल का मुंह खोलकर उनकी जबान के नीचे रख दी। उन्होंने धारा को फ़ोन मिलाया, लेकिन उसने उठाया नहीं। दोबारा भी फ़ोन किया, लेकिन फिर उन पर ज़्यादा समय नहीं था। इसीलिए बेध्यानी में अपना फ़ोन वहीं पटक कर वो फिर डॉक्टर मृदुल के पास आ गए। जानकी को उन्हें संभालने को कहकर वो जल्दी से कार स्टार्ट करके लेके आए और फौरन उन्हें लेकर हॉस्पिटल भाग गए। इतना तो उन्हें भी समझ आ रहा था कि डॉक्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, और रास्ते में वो धारा को फ़ोन करना चाह रहे थे कि हाथ के इशारे से डॉक्टर मिथुल ने मना कर दिया। लेकिन ऐसी हालत में वो बिना धारा को खबर किए कैसे रह सकते थे? अच्छा हुआ कि धारा का खुद ही फ़ोन आ गया। आईसीयू के कांच से ऑक्सीजन लगा उनका चेहरा देखकर उनका दिल कांप रहा था। धारा से बात होने के बाद जानकी को समझाकर वो भानु को लेने उसके स्कूल चले गए। वो भी उनके बारे में किसी और से सुनकर पता नहीं कैसे रिएक्ट करता, क्योंकि इतने दिनों में वो डॉक्टर मिथुल को बिल्कुल अपने पिता की तरह प्यार करने लगा था। अगले दिन दोपहर तक डॉक्टर विकास और धारा साथ साथ हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर विकास ने उन्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि कुणाल 2-3 दिन में यूएसए से लौटने वाला है। डॉक्टर मृदुल के फ़ोन ना उठाने पर उन्होंने गोस्वामी दादा को कॉल लगाई। उनके एडमिट होने की बात सुनते ही वो फौरन दार्जिलिंग के लिए चल दिए। धारा ने आने पर देखा कि भानु डॉक्टर मृदुल की तबीयत बिगड़ी देखकर एकदम मुरझा गया है। परेशान तो गोस्वामी दादा भी बहुत थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाल लिया था। डॉक्टर मृदुल अब ठीक थे, उन्हें होश आ गया था और वो थोड़ी बहुत बात भी कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें अभी भी आईसीयू में ही रखा था। उन्होंने बाहर ग्लास डोर से लगे खड़े भानु, धारा और डॉक्टर विकास को देखा और हल्की सी मुस्कान उनके होंठों पर चली आई। इधर रिया की आजकल किसी से भी ज्यादा बात नहीं हो रही थी। अधिकतर उसकी मॉम का फोन आता रहता था, लेकिन इस समय कई बार फोन आने पर भी उसने उठाया नहीं। उसे पता था कि जो वो समझना नहीं चाहती वही उसकी माँ उसे समझाना चाह रही होंगी। वैसे भी विधान ने उसे कह दिया था कि वो अपनी कोशिशों में लगा है और जब तक वो कामयाब नहीं हो जाता तब तक रिया बिल्कुल नॉर्मल रहे। इस समय वो सभी लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। यही समय होता था जब सब लोग इकट्ठे बैठते थे, वरना इतना बड़ा मून पैलेस होने के बावजूद सभी लोग मुश्किल से एक साथ बैठते थे। अब मुग्धा के लिए भी कोई सुटेबल मैच ढूंढिए। पवित्रा जी ने अरिजीत से बातें कर रही मुग्धा को देखते हुए कहा, मैच मिलने में कितना टाइम लगेगा? मेरी बेटी शादी के लिए तैयार होगी तो अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढ लूंगा। रघुवीर साहब ने कहा, पहले मुग्धा से तो पूछ लीजिए कि वो क्या चाहती है। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा। मुग्धा ने एक गंभीर नजर डाली और चुप रही। रघुवीर साहब भी मुग्धा की खामोशी को महसूस कर चुप रह गए। रात में सोते हुए मुग्धा की आंख खुल गई। आज डाइनिंग टेबल पर हुई बातचीत उसे याद आ गई। उसे अपने परिवार को बहुत कुछ बताना था, लेकिन सबके सामने बात करने से पहले वो अपनी मॉम और बाबा से बात करना चाहती थी। जब करवटें बदल बदल कर वो थक गई तो उठकर अपने बेडरूम के विशाल विंडो से लगे सोफे पर बैठकर बाहर देखने लगी। लॉन में उसे कोई टहलता नजर आया। हल्की रोशनी में रिया लॉन में टहलते हुए किसी से फोन पर बात कर रही थी। बेसाख्ता ही मुग्धा की नजर घड़ी पर चली गई। रात का 1:30 बज रहा था। इससे रिया आखिर किससे बात कर रही है? वो देखती रही, फिर उठकर अपने बेड पर चली आई। अपने भाई अरिजीत की शक्ल उसकी आंखों के सामने आ गई। जिंदगी से भरपूर उसका आकर्षक भाई
अपने से बेखबर दिनों दिन और डिप्रेस होते जा रहा था। हल्की बढ़ी हुई दाढ़ी, खोई खोई आंखें और अपने में ही गुमसुम सा। वो जो किसी भी बात में इंटरेस्ट नहीं लेता था। एक तरफ उसकी जीवन संगनी है जो अपने आप में मगन है और रोज रोज शॉपिंग करने निकल पड़ती है, नहीं तो किसी न किसी दोस्त से मिलना होता है या फिर अपने पेरेंट्स से मिलना होता है। ऐसा लगता है कि जैसे घर में उसका मन ही नहीं लगता। कितने दिनों से उसने अपने भाई भाभी को अच्छी तरह बात करते हुए भी नहीं देखा है। उसने जब से आई है वो बस जरूरत भर की बातचीत ही उनके बीच देखी है। अपने बच्चों पर कड़ा अनुशासन दिखाने वाली उसकी मॉम अपनी प्यारी बहू रानी से कुछ भी नहीं कह पाती है। शायद डरती है कि उन पर बुरी सांस होने का ठप्पा ना लग जाए। पता नहीं कब तक वो यही सब सोचते सोचते नींद की गोद में चली गई। सुबह विमला की कॉफी लाने पर ही उसकी आंख खुली। कॉफी पीने के बाद वो नीचे चली आई। रिया सुबह सुबह तैयार होकर कहीं जा रही थी। गुड मॉर्निंग, उसने कहा। आज जल्दी उठ गई? तो रिया बोली, हाँ, रात में ठीक से सो नहीं पाई। मुग्धा ने पूछा, आप कहीं जा रही हो? मैं मैं मेरी एक फ्रेंड लंदन जा रही है, उसी से मिलने जा रही हूँ, कहते हुए रिया की आवाज लड़खड़ा गई। उसने सोचा नहीं था कि मुग्धा उसे जाने के बारे में पूछ लेगी। मुग्धा ने उसकी तरफ गौर से देखा। खिली खिली वह खूब अच्छी तरह तैयार हुई थी। अपने पति की खराब तबीयत का उस पर कोई हल्का सा भी असर नहीं था। रिया ने भी नजर चुरा ली और आगे बढ़ गई। विधान ने उससे कुछ जरूरी चीजें मंगवाई थी और वो वही सब देने जा रही थी। विधान से मिलने की खुशी में वो जल्दी ही निकल जाना चाहती थी, जिससे उसे पवित्रा जी का सामना ना करना पड़े। आजकल उन दोनों के बीच शीत युद्ध सा चल रहा था और बातचीत ना के बराबर हो पा रही थी। मुग्धा को भी यह एहसास हो रहा था कि कुछ तो बात है जो आजकल रिया घर में रुकना ही नहीं चाहती। पहले तो वो सारा सारा दिन मून पैलेस को अपने मन मुताबिक डेकोरेट करने में ही लगी रहती थी। बिना इधर उधर देखे रिया ने अपनी कार स्टार्ट की और तेजी से बाहर निकल गई। मुग्धा आंखें सिकोड़ कर बस देखती रही। कौन गया है? पीछे से पवित्रा जी की आवाज सुनकर वो चौंक गई। भाभी, उसने गंभीर स्वर में कहा, अपनी किसी दोस्त से मिलने गई है? पवित्रा जी ने चौंक कर कहा, इतनी सुबह? मुग्धा ने बस एक उड़ती हुई नजर अपनी मॉम की तरफ डाली और खामोश खड़ी रही। इधर दार्जिलिंग में धारा डॉक्टर मृदुल के पास बैठी थी। वो भरी आंखों से बोली, बहुत नाराज हूं मैं आपसे। वो कुछ नहीं बोले, बस जवाब में धीमे से हंस कर रह गए। माइनर हार्ट अटैक था और फिर गोस्वामी दादा फौरन ही हॉस्पिटल ले आए थे, इसलिए बड़े नुकसान से बच गए थे। फिर भी धारा उनसे बहुत नाराज थी। वो दुनिया की परवाह करते थे लेकिन अपनी देखभाल करना सीखा ही नहीं था। आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता, सोचा नहीं आपने? उसने उनका हाथ अपने हाथ में ले रखा था। जिसकी इतनी ध्यान रखने वाली बेटी हो उसे कुछ नहीं हो सकता, कहकर वो धीमे से मुस्कुराए। ठीक है, मैं सब कुछ छोड़कर यहीं चली आ रही हूँ। यहीं रहकर आपकी देखभाल करूंगी और कुछ नहीं करूंगी। वो गुस्से से बोली। ओ माँ, अब इतना गुस्सा मत करो, ठीक हो जाऊंगा मैं, अब से ध्यान रखूंगा। वो हड़बड़ा गए। ठीक कह रही हो तुम, पीछे मनमानी करते हैं, मेरी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। गोस्वामी दादा भी कब से बोलना चाह रहे थे। आप लोग ज़्यादा देर इनसे बात मत करिए, अभी इन्हें आराम की ज़रूरत है, ज़्यादा थकने मत दो। नर्स अंदर आ गई थी और नर्म स्वर में बोली, जी, हम लोग बस निकल ही रहे थे, आप आंखें मूंद लो और सोने की कोशिश करो। गोस्वामी दादा ने धारा को उठने का इशारा किया और खुद भी बाहर निकल आए। बाहर एक और आश्चर्य दोनों का इंतजार कर रहा था। कुणाल फ्लाइट पकड़कर सीधा इधर ही चला आया था। वो कल रात ही घर पहुंचा था और घर में काकू के बारे में पूछने पर उसे डॉक्टर मृदुल के बिगड़े स्वास्थ्य के बारे में पता चला। फिर तो घर वालों के मना करने के बावजूद फौरन उसने फ्लाइट पकड़ी और दार्जिलिंग चल आया। सुबह जल्दी ही वो हॉस्पिटल पहुंच गया। अरे, अच्छा हुआ कुणाल बेटा तुम चले आए, हम बूढ़े बूढ़े तो अकेले घबराए जा रहे थे। वो प्रसन्न होकर बोले। कुणाल ने पूछा, कैसे हैं अंकल? उसे धारा के चेहरे पर नजर डाली। अब तो काफी ठीक है, बात कर रहे हैं, हल्का खाना भी दे रहे हैं। धार ने धीमे स्वर में कहा। तो कुणाल बोला, हाँ, मैंने उनके डॉक्टर से बात की है और ट्रीटमेंट के बारे में भी पूछ लिया था। वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा है, शाम को चीफ डॉक्टर आएंगे तो उनसे भी बात करूंगा। कुणाल हॉस्पिटल आकर सबसे पहले डॉक्टर से ही मिला था। आप लोग यहाँ हो तो मैं घर चला जाता हूँ,
भानु और डॉक्टर विकास साहब इंतजार कर रहे होंगे, गोस्वामी दादा ने कहा, और कुणाल की सहमति देते ही बाहर निकल गए। धारा हॉस्पिटल में ही रुकने वाली थी, लेकिन कुणाल को देखकर उसने सोचा कि इससे तो वो ही घर चली जाती। धारा ने पूछा, आप सीधे इधर ही चले आए, थकान हो रही होगी? उसने संकोच करते हुए कहा। हाँ, थोड़ी सी, धारा बोली। कुछ खाया भी नहीं होगा? कुणाल बोला। खाने का तो मन नहीं कर रहा, लेकिन एक कप कॉफी मिल जाती तो। उसने बात अधूरी छोड़ दी तो धारा बोली, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। कुणाल ने पूछा, लेकिन कहाँ से? कैंटीन से, कहकर वो मुड़ कर जाने लगी तो कुणाल बोला, रुकिए तो। वो रुक गई तो वो बोला, मैं चलता हूँ, काफ़ी ठंडा हो रहा है, आप भी बहुत देर से आई हैं, आप भी ले लेना, सर्दी में कॉफ़ी से थोड़ी राहत मिलेगी। थोड़ी देर वहीं बैठते हैं, वैसे भी आप यहाँ बाहर ही बैठी रहेंगी, अंदर तो बैठने नहीं देंगे। धारा ने दुविधा में पड़कर उसकी तरफ देखा, फिर कुछ सोचकर उसके साथ कदम बढ़ा दिए। एक टेबल पर बैठकर वो कॉफ़ी का वेट कर रहे थे। कैंटीन हॉस्पिटल के पीछे थी। आसपास खूब हरियाली थी। पेड़ से छनकर नरम नरम धूप धारा के चेहरे पर पड़कर उसे जगमगा रही थी। उसने बहुत हल्के पीले रंग के कपड़े पहन रखे थे और गले के गिर्द सफेद रंग का दुपट्टा लपेट रखा था। सुंदर घने घुंघराले बालों को बेदर्दी से लपेटकर एक बंसा बना लिया था, लेकिन छोटी छोटी लटें उसके चेहरे पर झूम रही थी। कुणाल उसके चेहरे को एकटक देखे गया, चाहकर भी अपनी नजरें उसके चेहरे से हटा नहीं सका। खूबसूरत तो वो बहुत थी, लेकिन उसकी सुंदरता में एक अलग सी बात थी। काश वो उसकी जिंदगी में शामिल होने को मान जाती तो उसके साथ जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। वो बेदहानी में उसके चेहरे पर नजर जमाए बैठा था, और जब कॉफी सर्व हुई तो चौंक गया। धारा नजर झुकाए अपने फोन में कोई मैसेज टाइप कर रही थी। वो डॉक्टर मिदुल की तबीयत का सुनकर एकदम से ही चली आई थी। अपनी दोस्त प्रीति को उसने बस में बैठकर मैसेज कर दिया था। वही उससे उसके दादा के स्वास्थ्य के बारे में पूछ रही थी। 2 दिन बाद डॉक्टर मिदुल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कुछ हिदायतें दी गई थी और अपना ख्याल रखने को कहा गया था। कुणाल और डॉक्टर विकास के होने की वजह से धारा और गोस्वामी दादा को बहुत राहत मिली थी। धारा उनका बहुत ध्यान रख रही थी। देखिए ना अंकल, जरा समझाइए इन्हें, अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं दादा, धार ने शिकायत भरे स्वर में कहा तो डॉक्टर विकास बोले, ठीक तो कह रही है बिटिया, आजकल तुम वाकई बहुत लापरवाही कर रहे हो। डॉक्टर विकास ने धारा का समर्थन किया। अच्छा, अब तुम भी बच्चों के साथ मिल गए, तुम्हें तो अपने दोस्त का साथ देना चाहिए। डॉक्टर मिदुल नकली गुस्से में बोले, अरे भाई, सही बात का साथ दूंगा ना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही चाहिए। डॉक्टर विकास ने धारा की तरफ देखते हुए कहा तो डॉक्टर मिदुल बोले, अरे मुझे और कितनी लंबी जिंदगी चाहिए, धारा और भानु जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर हो जाए, धारा का घर बस जाए, बस उसकी सुखी गृहस्थी देख लूं, फिर चैन से आंखें मूंद लूंगा। वो हसरत भरे अंदाज में बोले, अब तो तुम टिपिकल माँ वाली बातें करने लगे। डॉक्टर विकास ठट्टा मार कर हंस दिए। बस करिए दादा, धार ने धीमे से कहा तो डॉक्टर मिदुल बोले, सच कह रहा हूँ, तुम दोनों बच्चों ने मुझे बाप बनने का सुख दिया है। मरते समय ये कमी तो नहीं करेगी कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तुम्हारी और भानु की यादों में मैं हमेशा जीते रहूंगा। वो बहुत भावुक हो गए थे, उनकी आंखों से आंसू छलक आए। धारा चिढ़कर बोली, क्या हर समय मरने वरने की बातें करते रहते हैं? आपको पता है कि हमें इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती, फिर भी बार बार। धारा गुस्सा हो उठी तो वो बोले, ये तो जीवन की सच्चाई है बेटी, हमेशा तो नहीं रहूंगा मैं। वो उसकी बेहतरी के लिए ही विवाह के लिए उसका मन बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो मन ही मन क्षुब्ध हो उठी। एक नज़र उन दोनों दोस्तों की तरफ डाली, फिर तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। डॉक्टर मिदुल ने अपने दोस्त की तरफ देखा, दोनों ही गंभीर हो गए थे। धारा डॉक्टर मिदुल की बात सुनकर बाहर निकल आई थी। बाहर भानु और गोस्वामी दादा बैठे हुए अपनी बातों में मगन थे। जानकी किचन में अपना काम निपटा रही थी। दारा चुपचाप निकलकर बगीचे की तरफ चली आई। सांझ का सूरज डूब रहा था। दिन भर पक्षियों के कोलाहल से गुंजायमान रहने वाला बगीचा इस समय शांत था। वो वहीं जाकर एक पेड़ के नीचे पड़ी बेंच पर बैठ गई। कुणाल कुछ सामान लेकर बाहर से लौट रहा था।
दारा को अकेले बगीचे की तरफ जाते देख कर रुक गया। एकांत में कुछ बात करने के इरादे से उसने हाथ का सामान अंदर जाकर रखा और गोस्वामी दादा से कहकर कि वो अभी थोड़ी देर में आ रहा है, वो भी बाग की तरफ चला गया। इधर मून पैलेस में मुग्धा अपने ही ख्यालों में खोई हुई लॉन में टहल रही थी। आज रघुवीर साहब को आने में देर हो गई थी। वो लोग डिनर के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। रिया भी सुबह की गई अभी तक लौटी नहीं थी। पवित्रा जी ने फोन करके पूछा तो उसने बताया कि उसकी फ्रेंड की फ्लाइट डिले हो गई है, इसलिए वो थोड़ी देर में ही आएगी। पवित्रा जी बाहर आई तो मुग्धा का चिंताग्रस्त चेहरा देखकर थोड़ी हैरान हुई। पता नहीं वो किन सोचों में डूबी थी कि उसने पवित्रा जी का बाहर आना भी नोटिस नहीं किया। पवित्रा जी बोली, मुग्धा क्या सोच रही हो? थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछ लिया। ओह मॉम, नथिंग, क्या ही सोचूंगी मैं? वो एकदम से बोल गई। आइए बैठिए ना। वो वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। पवित्रा जी भी अपनी चेयर लेकर आगे बढ़ आई और बोली, कुछ तो सोच रही थी तुम? वो उसके और नज़दीक आ गई। मुग्धा ने अपनी आंखें अपनी माँ के चेहरे पर टिका दी। उसके मन में बहुत कुछ था जिसे वो बोलना चाहती थी, लेकिन बात करने के लिए समय की ज़रूरत थी और उसे ये एहसास था कि ये समय उचित नहीं है। बोलो ना, क्या बोलना चाह रही हो? पवित्रा जी उसे ऐसे देखते हुए देखकर बोली। मॉम, क्या रिया भाभी ऐसे ही सारे सारे दिन गायब रहती हैं? उसने बात बदलते हुए कहा। रिया कुछ ज़्यादा बाहर रहने लगी है। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा। जाती तो वो पहले भी थी, लेकिन अरिजीत फैक्ट्री चला जाता था, इसलिए इतना महसूस नहीं होता था। फिर नई नई शादी थी, इसलिए मैंने भी रोक टोक नहीं लगाई। मुग्धा उन्हें देखती रही। फिर अरिजीत भी तो नहीं, पता नहीं कैसा होता जा रहा है। न कहीं घूमने का शौक, न पत्नी के लाड चाव। रिया को भी क्या दोष तुम्हें? वो आवेश में बोली। माँ, अभी भी आप क्या भाई को ही दोषी ठहराएगी? मुग्धा ने चुभते हुए स्वर में कहा। भाई को देखिए, क्या से क्या हो गए हैं वो। उनका साथ देने के लिए रिया भाभी घर में कभी होती ही नहीं है। भाई की ऐसी हालत में भी उनकी शॉपिंग, दोस्तों से मुलाकातों और ज्यादातर टाइम बाहर स्पेंड करना क्या ठीक है? पवित्र जी को बुरा तो लगा, लेकिन मुक्ता बिल्कुल ठीक कह रही थी। रिया का बाहर निकलना बढ़ गया था, बल्कि पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आगे क्या होगा? क्या रिया सचमुच अरिजीत को छोड़कर विधान के साथ जर्मनी चली जाएगी? रिया के जाने के बाद क्या होगा? क्या आप भी पवित्रा जी को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा? और रघुवीर साहब को जब रिया की सच्चाई पता चलेगी तो वो क्या करेंगे? विधान के मम्मी और पापा क्या करेंगे? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।